ए जी सुनते हो, आज न मेरा मछली की सब्जी खाने का बड़ा ही मन कर रहा है, लेकिन सब्जी के लिए मसाले खत्म हो गए हैं। आप बाजार जाकर मसाले ले आइए ना। रमा, ये मसाले क्या होते हैं? मैंने तो इनको आज तक नहीं पहना। अरे मसाले कोई पहनने की चीज नहीं है, उनको खाने में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन रमा, मैंने तो इनको आज तक नहीं खाया। अरे रोज तो तुम्हें मैं सब्जी में डाल कर देती हूँ, आप इतनी जल्दी क्यों भूल जाते हो? अरे अरे ठीक है रमा, तुम इतना गुस्सा काहे करती हो? मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए क्या नाम बताया तुमने? एक बार फिर से दोहराना। अरे मसाले जो सब्जी में इस्तेमाल होते हैं। माधव एक मछुआरा है। माधव को बचपन से ही भूलने की बीमारी थी। वो अक्सर कभी कभी छोटी छोटी बातों को भूल जाया करता था। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए और मसाले लेकर आइए। रमा भी ना मुझको फालतू में ही सुनाती रहती है, लेकिन उसको मेरी अहमियत आज तक समझ नहीं आई। उसको पता नहीं है कि उसका पति कितना समझदार और बुद्धिमान है। हाँ भाई, क्या चाहिए तुम्हें? अरे क्या नाम बताया था रमा ने उस चीज का? मुझे तो ठीक से याद भी नहीं आ रहा। अरे भाई, अब खड़े खड़े मेरा मुंह ही देखते रहोगे कि कुछ लोगे भी? भैया मुझे वो दे दो जो मेरी पत्नी रमा ने मुझसे मंगवाया है, और वो पाउडर जैसा रहता है। अरे मुझे कैसे पता चलेगा कि तेरी पत्नी ने क्या मंगवाया है? उसका कुछ नाम तो होगा ना? अरे वही जो खाने में इस्तेमाल किया जाता है और वो पाउडर जैसा रहता है। लगता है ये चीनी पाउडर मांग रहा है। ऐसा करता हूँ, इसको चीनी पाउडर देकर यहाँ से भगा देता हूँ। वैसे भी ये मेरा कोई रिश्तेदार थोड़ी लगता है। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, पता नहीं मेरी भूलने की बीमारी कब जाएगी। अरे तुम चिंता मत करो भाई, मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी पत्नी ने तुमसे क्या मंगवाया है। फिर दुकानदार माधव को एक चीनी पाउडर का डिब्बा दे देता है और माधव वो डिब्बा लेकर घर आ जाता है। ले आया आप मसाले? मैं कब से इंतजार कर रही थी। हाँ हाँ ले आया। तुम क्या मुझको बेवकूफ समझती हो? हैं? ये लो तुम्हारे मसाले का डिब्बा। हे भगवान, क्या करूं मैं इस भुलक्कड़ पति का? अरे ये मसाले नहीं, चीनी का डिब्बा है। क्या करूं मैं अब इसका? क्या ये चीनी का डिब्बा है? लेकिन दुकानदार तो कह रहा था कि तुम्हारी पत्नी को यही चाहिए। मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। आप वहाँ जाकर सब कुछ भूल गए होंगे और उसने आपको बेवकूफ बना दिया। अरे तो क्या हुआ रमा, तुम इस चीनी का ही कुछ बना लो ना। मन तो कर रहा है कि चीनी का घोल बनाकर तुम्हें उसमें पटक पटक कर मारूं। अगले दिन रमा माधव को उठाती है और उससे कहती है, ए जी चलिए उठिए और जाकर मछलियाँ पकड़ कर लाइए। क्या मछलियाँ? लेकिन मैंने ये काम कब से शुरू कर दिया? अरे आपके बाप बूढ़ों की जिंदगी निकल गई मछलियाँ पकड़ते पकड़ते, और आप कह रहे हैं कि आपको ये काम नहीं आता। चलिए अब उठिए और ये जाल लेकर मछलियाँ पकड़ कर लाइए। ठीक है रमा, तुम कहती हो तो मैं मछलियाँ पकड़ने चला जाता हूँ। फिर माधव एक जाल लेकर समंदर के किनारे मछलियाँ पकड़ने के लिए चला जाता है। मछलियाँ कैसे पकड़ी जाती है? एक तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं इस जाल का क्या करूं। माधव ये सोच ही रहा होता है कि तभी समुद्र के किनारे एक पेड़ में से आवाज आती है। माधव, इस जाल को तुम्हें समुद्र में फेंकना होगा, जिससे मछलियां इस जाल में फंस जाएंगी और तुम आराम से ढेरों मछलियां पकड़ सकते हो। कौन है यहाँ? और तुम दिखाई क्यों नहीं दे रहे मुझे? मैं कहता हूँ सामने आओ। माधव, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मुझसे डरो नहीं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम इस जाल को समुद्र में फेंक दो, जिससे मछलियां तुम्हारे जाल में फंस जाएंगी। फिर माधव की नजर उस जादुई पेड़ पर पड़ती है और माधव उससे कहता है, अरे मुझे तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेली ही मछली पकड़ लूंगा। तुम तुम्हारा काम करो। कितने घमंडी इंसान हो तुम, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अरे जाओ जाओ, ये धमकियां किसी और को देना। अरे तुम क्या मुझे माफ करोगे? वो तो शुक्र है कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं आज ही तुम्हें काट कर फेंक देता। बहुत हो गया इसका, लगता है इसको सबक सिखाना ही होगा। फिर माधव मछलियाँ पकड़ने के लिए उस जाल को समुद्र में फेंक देता है और कुछ ही देर में उस जाल में बहुत सारी मछलियाँ फंस जाती हैं। देखा तुमने, मैंने कितनी सारी मछलियाँ पकड़ी हैं। आया बड़ा मुझे सलाह देने वाला। माधव, तुझे क्या पता कि अब तेरे साथ क्या होने वाला है। फिर माधव उन मछलियों को लेकर घर जाने लगता है।
अरे ओ रमा, जरा बाहर आकर देखो तो सही कि मैं कितनी सारी मछलियाँ पकड़ कर लाया हूँ। अरे क्या हुआ, इतना काहे चिल्ला रहे हो? क्या कोई खजाना हाथ लग गया है क्या तुम्हारे? हाँ रमा, कुछ ऐसा ही समझो। ये देखो, आज मैं कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ कर लाया हूँ। अरे वाह, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। इन मछलियों को बेचकर हम अच्छे पैसे कमाएंगे। हाँ हाँ रमा, तुम ठीक कहती हो। मैं अभी बाजार जाकर इन सारी मछलियों को बेच कर आता हूँ। ठीक है जी, आप इन मछलियों को बेच कर आइए, तब तक मैं घर का काम निपटा लेती हूँ। फिर माधव उन सारी मछलियों को लेकर बाजार चला जाता है। तरबूज ले लो, स्वादिष्ट मीठे तरबूज ले लो, एक बार खाओगे। मछलियाँ ले लो, बड़ी बड़ी ताजी ताजी मछलियाँ, एक बार खाओगे बार बार ले जाओगे। अरे भाई, तुम्हारी मछलियाँ तो बहुत ही बड़ी लग रही हैं। इन मछलियों का क्या दाम है भैया? भैया जी सिर्फ 100 रुपए किलो। बताइए कितने किलो दे दूं आपको? अरे भैया, मुझे तो 2 किलो तोल के दे दो। जैसे ही माधव उन मछलियों को तोलकर उस आदमी को देता है, उनमें से एक मछली उछलकर उस व्यक्ति की शर्ट के अंदर चली जाती है। अरे भैया, कोई बचाओ! हाय! अरे अरे, इस मछली ने तो मुझे काट लिया भैया! अरे अरे मम्मी रे! अरे अरे, कोई बचाओ भैया! हाय! अरे ओ भाई, कहाँ भाग रहे हो? अरे मेरी मछली के पैसे तो देते जाते। अबे साले, यहाँ तेरी मछली ने मुझे काट काट कर भुजिया बना दिया और तुझे पैसे की पड़ी है। अजीब बात है, ये मछली जीवित कैसे हो गई? हो सकता है यमराज छुट्टी पर होंगे। अरे ओ भाई, अब मछलियाँ कैसी हैं? बढ़िया है, बस शादी में जाने के लिए तैयार हो रही हैं। अरे क्या मजाक करते हो यार, हैं? मछलियाँ भी कभी शादी में जाती क्या? हैं? ये तो मजाक शुरू किसने किया था बे? हैं? चल अब बता, कितने किलो मछली चाहिए तुझे? हाँ भैया, ऐसा है, मुझे 3 किलो मछलियाँ तौल दो। माधव जैसे ही उन मछलियों को तोलने लगता है, सारी मछलियाँ वहाँ से उछलकर भाग जाती हैं। अरे ये मछलियाँ जीवित कैसे हो गई? अरे कोई पकड़ो, अरे कोई पकड़ो मेरी मछलियों को। अरे भाई, आपने ठीक ही कहा था, लगता है आपकी ये सारी मछलियाँ शादी में जा रही हैं। अबे साले, यहाँ मेरा इतना बड़ा घाटा हो गया है और तुझे मजाक सूझ रहा है? लेकिन भाई, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सारी मछलियाँ जीवित कैसे हो गई। ये तो बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है भैया। हाँ, फिर माधव उदास होकर अपने घर आ जाता है और उसकी पत्नी उससे कहती है, ए जी क्या हुआ, आप उदास क्यों लग रहे हैं? क्या आप सारी मछलियाँ बेच आए? नहीं रमा, मैंने एक भी मछली नहीं बेची। तो आपने क्या किया उन सारी मछलियों का? कहाँ गई वो सारी मछलियाँ? फिर माधव ने रमा को बाजार वाली सारी बात बताई। अरे आप क्या पागल हो गए हैं? पानी से निकलने के बाद मछलियाँ मर जाती हैं, तो फिर वो इधर उधर कैसे भाग सकती हैं? अरे रमा, मेरा विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूँ, वो मछलियाँ सच में जीवित हो गई थी। अरे आपको मैं ही मिली थी पागल बनाने के लिए। चलिए, रात बहुत हो चुकी है, मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है, आप भी सो जाइए। ये कहकर रमा सोने के लिए चली जाती है और माधव भी पलंग पर लेट जाता है। आखिर मछलियाँ जीवित कैसे हो सकती हैं? कहीं ये उस जादुई पेड़ का काम तो नहीं? मुझे कल वहाँ जाकर उस पेड़ से पूछना होगा। अरे रमा, तुम घर पर ही रहना, मैं मछलियाँ पकड़ने जा रहा हूँ। अच्छा? ए जी, पता नहीं आज मेरा मन बहुत ही घबरा रहा है, आप आज मत जाइए ना मछली पकड़ने। लेकिन रमा, अगर मैं मछलियाँ पकड़ने नहीं गया तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। ये कहकर माधव मछलियाँ पकड़ने के लिए चला जाता है। तो आ गए तुम? क्या तुमने सारी मछलियाँ बेच दी? मैं सब जानता हूँ कि ये सब तुमने किया था। तुमने उन मछलियों को जिंदा कर दिया जिससे वो इधर उधर भागने लगी थी। माधव, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि जो मेरे साथ बुरा व्यवहार करता है, मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता हूँ। तुम समझते क्या हो अपने आप को? हैं? मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं आज फिर मछलियाँ पकड़ कर ले जाऊंगा, देखना। अरे माधव, ज्यादा समुद्र के बीचों बीच मत जाओ, आज बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, समझे? तुम तुम्हारे काम से मतलब रखो, समझे?
माधव उस पेड़ की एक नहीं सुनता और अपनी नाव लेकर समुद्र के बीचों बीच मछलियाँ पकड़ने के लिए चला जाता है। अरे ये तूफान कहाँ से आ गया? कहीं वो पेड़ सच तो नहीं गिरा था? हे भगवान मुझे बचा ले। अरे कोई बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अरे कोई मुझे यहाँ से निकालो। अरे ये तो माधव है, हमें इसको बचाना होगा, नहीं तो ये मर जाएगा। फिर कुछ लोग माधव को उस तूफान से बचा लेते हैं, लेकिन तब तक माधव बेहोश हो चुका था। अरे रमा भाभी, अरे जल्दी चलिए, वो माधव भैया बेहोश हो गए हैं। क्या हुआ तुम्हारे भैया को? आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? भाभी जी आप मेरे साथ जल्दी से समुद्र के किनारे चलिए। हे जी आपको क्या हुआ? उठिए ना, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आज मछली पकड़ने मत जाइए। भाभी जी आप चिंता मत करिए, मैं अभी वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। हे जी अपनी आंखें खोलिए ना, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। रमा, मैंने तो माधव से पहले ही कहा था, लेकिन वो मेरी बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। कौन है आप? और आपको मेरा और मेरे पति का नाम कैसे पता है? मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैंने माधव को पहले ही चेतावनी दे दी थी, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। पेड़ जी आप जो भी हैं, कृपया करके मेरे पति को जीवित कर दीजिए। मैं इनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। तुम्हारे पति को जीवित करने का एक उपाय है। क्या उपाय है पेड़ जी? कृपया करके मुझे वो उपाय बता दीजिए। तुम मेरे फूलों को तोड़कर उसका गाढ़ा रस बनाकर अपने पति को पिला दो, जिससे वो जीवित हो जाएगा। फिर रमा उस पेड़ में से कुछ फूलों को तोड़कर उन फूलों को अपने हाथों से मसलकर उसका रस माधव को पिला देती है, जिससे वो जीवित हो जाता है। अरे रमा तुम यहाँ, और मुझे उस तूफान से किसने बचाया? ए जी आप ठीक हो गए। कुछ लोगों ने आपको समुद्र से बाहर निकाला, आप बेहोश हो गए थे, फिर इन पेड़ देवता जी ने आपकी जान बचाई। फिर माधव उस पेड़ को देखकर सब कुछ समझ जाता है और उनसे माफी मांगने लगता है। हे पेड़ देवता मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा, लेकिन आपने फिर भी मेरी जान बचाई। मैं आपका यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये तो मेरा फर्ज था माधव, अब तुम दोनों घर जाओ। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर फिर से कोई नई मुसीबत आने वाली है। पेड़ के इतना कहते ही माधव फिर से सब कुछ भूल जाता है और रमा से कहता है, अरे रमा हम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और तुम तो घर पर थी ना? हे भगवान क्या करूँ मैं इस भुलक्कड़ पति का? इन्होंने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। जीना तो तुमने मेरा हराम करके रखा है? मुझे चैन से सोने भी नहीं देती। लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे, रुकिए मैं अभी आपको सुलाती हूँ। अरे रमा मुझे मार क्यों रही हो? अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ। ये देखकर वो जादुई पेड़ जोर जोर से हंसने लगता है।